देखिए, दिल्ली में कुछ शायद उनकी पार्टी के एमपी रह गए होंगे और उनको लगा कि कल जैसे हुई है उसको विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, किए हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब बंगाल के प्रवासी मजदूरों ने सारे हिंदुस्तान में कई कई जगह भटकते रहते हैं कामकाज के लिए, रोटी रोजी कमाने के लिए, और उनपे लगातार बांग्लादेशी ये इल्जाम लगाते हुए हमला बोली जा रही है और जिसके तहत पलायन की हालत में पहुंच चुके हैं प्रवासी मजदूरों ने, और साथ साथ हत्या भी किए गए थे। उस समय न सदन के बाहर ना गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे कोई मंत्री, इनके खिलाफ टीएमसी पार्टी के कोई प्रदर्शन हम नहीं देखे। लेकिन अभी उनको लगे कि ईडी की हमला हो गई, चलो इस बार एक विरोध प्रदर्शन करते हुए जो चुनावी लाभ उठा जा सकते चलो उठाओ, और तो कुछ नहीं। अजय सर, ईडी ने भी अपना एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमने रेड्स कंडक्ट करी थी, टीएमएलए के रेड्स में हमने करी थी, उन्होंने कहा कि सर्च आराम से चल रहा था जब तक ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर हैं जब तक नहीं आई थी और किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है। ईडी का ये बयान आपको लगता है कि कुछ छुपाने की कोशिश? देखिए, मुझे तो सवाल दो तीन सवाल पैदा होते हैं इसमें। आप किसी की खिलाफ ईडी सीबीआई कार्रवाई करे, इसमें कोई हमें परवाह नहीं, क्योंकि इस तरीके के हमला हमारे पार्टी की सर्वोच्च नेतृत्व के खिलाफ भी हुई थी। हम अपनी तरीके से मुकाबला करेंगे। न्यायालय है, रास्ते है, जरूरत पर तो रास्ते पे, जरूरत पर तो न्यायालय के दरवाजा खटखटाना, ये हम करते रहते हैं, सदन के अंदर सदन के बाहर। लेकिन सवाल यह है कि क्यों ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री होने के नाते क्यों सारे पुलिस बल को लेकर अपने एक एजेंसी को बचाने के लिए वहां पहुंचने की जरूरत पड़ी। ये एक सिर्फ एजेंसी है, ये सिर्फ एक एजेंसी, चुनाव कराने की एजेंसी है, आईपैक, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। पैसा लेते हैं, पैसा के बदले चुनाव में मदद करते हैं। और बंगाल में ये आईपैक वालों ने ही टीएमसी पार्टी की चुनाव में सबसे बड़े भूमिका निभाते हैं। मैं कल सारे बता दिए। तो अगर सब कुछ साफ सुथरा रही होगी तो क्यों ममता बनर्जी को वहां दौड़ लगाने पड़ी किसी को बचाने के लिए? और जब यह जांच चल रही थी, मतलब जब यह वहां छापा मारे गए थे, जब अंदर जांच पड़ताल हो रही थी, जब सारे कागजात टटोलने जा रही थी, तो उस समय ममता बनर्जी क्यों गई सारे पुलिस बलों को लेकर? और पुलिस बलों ने सारे कागजात, खुद मुख्यमंत्री सारे कागजात लेकर वहां से निकालते हुए कह रहे हैं कि हम मोबाइल लेके आ गए, लैपटॉप लेके आ गए, और पुलिस वालों ने सारे फाइल लेके गाड़ी में लाद कर रहे हैं। ये दृश्यता में देखने को मिले। इसके साथ साथ दूसरा सवाल यह है कि ईडी वालों ने भी कैसे हैं कि एक मुख्यमंत्री अंदर गए और सारे कागजात, सारे रिकॉर्ड लेके वापस आराम से निकल गई और गाड़ी में लाद कर रही है सारे फाइलों पुलिस वालों ने। इसको इजाजत ईडी वालों ने भी कैसे दिए हैं? उनके साथ तो सशस्त्र बल थे। ईडी वाले इतने कमजोर क्यों है? इसलिए ना मैं ईडी वालों को कहता है कि ईडी वाले में सिर्फ इडियट है, ईडी नहीं सिर्फ इडियट है। ये हर वक्त हर मौके पे इनको हम देखते हैं कि इडियट की तरह काम कर रहे हैं। हो सकता है कि कमजोर है, डर है इनके अंदर, इसलिए छूट दे दिया ममता बनर्जी को। और ममता बनर्जी की डर है कि सारे राज खुल जाएगी, चलो लेके भागो। ये नजारा हमें देखने को मिला।
दुर्भाग्यपूर्ण है। एक राज्य के मुख्यमंत्री सारे पुलिस बलों के साथ लेकर इस तरीके की चले जाना जहां तहां और सारे फाइल उठा के वापस चले आना, और मीडिया को भी बड़े दावे के साथ कहते हैं कि हम सारे फाइल उठा के ले आए, ये अशोभनीय जरूर है, शोभनीय नहीं है ये। जिस तरीके से अब वेस्ट बंगाल के गवर्नर है सीवी आनंद बोस, उन्होंने भी कहा कि उनको एक लेटर मिला था कि एक थ्रेट था कि उनको भी ब्लास्ट में उड़ा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरे को ये थ्रेट्स आते जाते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ममता बनर्जी ने FIR करी है ईडी के खिलाफ, उस पर भी उन्होंने कहा है कि ये तो पॉलिटिकल डायमेंशन नहीं होना चाहिए और बोला कि अभी ये लीगल इशू है, कोर्ट पे जाएगा। मगर FIR दर्ज कराना इस एक्शन पे और सीवी आनंद बोस का ये बयान, उनको जो थ्रेट मिला है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो ममता बनर्जी सरकार को लगे कि ईडी अन्याय कर रही है और ईडी को लग रहा है कि सरकार अन्याय कर रही है। ये दोनों के बीच अभी कानूनी टक्कर शुरू होगी कोर्ट में, और बीच में राज्यपाल होने के लिए कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा उनको। बोल दिए सर एक और सवाल ये है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने ट्वीट करके कहा कि मोदी जी कहते थे देश नहीं झुकने दूंगा। देश क्यों? देश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। ट्रंप के सामने जो है, ट्रंप बार बार भारत को लेके कहते हैं कि मैंने मध्यस्थता कराई, और बार बार प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरीके से टिप्पणियां करते हैं, उसके साथ ही साथ जो है रशिया के ऑयल इंपोर्ट्स को लेके बार बार वो बोल रहे हैं मोदी जी चुप है, और चाइनीज कंपनीज जो हैं उनके ऊपर जो है बैन हटा दिया, एक तरीके से क्लीन चिट दे दी चीन को, जबकि हमारे जवान जो हैं वो मारे गए, शहीद हुए। तो ये सीरियस तौर पे जो है जो वो कहा करते थे, और आज उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है पूरी तरीके से ध्वस्त दिखाई। बिल्कुल, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो बयान पेश किए, ये सच है, करवा सच है। अगर मोदी जी और बीजेपी पार्टी इसको माने या ना माने, करवा सच। हमारे देश की स्थिति दिन पे दिन दुनिया की निगाहों में गिरते जा रहे हैं, और ट्रंप एक बार नहीं लगातार फटकर लगाते हैं, हमें कटाक्ष करते हैं, भारत को लेकर मजाक उड़ाते हैं, और पता नहीं जिन्होंने विश्व गुरु की दावा करते हैं उन्होंने चुप्पी साधे हुए बैठे रही है। हमारे ये दशा क्यों हुई? अरे पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए जब बांग्लादेश उस समय के पूर्व पाकिस्तान का मदद किए थे, वहां के विद्रोहियों को, तो निक्सन साहब अमेरिका से 7th फ्लीट भेजी थी ये हिंद महासागर में इंदिरा गांधी और हिंदुस्तान को डराने के लिए। लेकिन वो आयरन लेडी इंदिरा गांधी डरी नहीं, डांट के रही, और ये कही थी कि हमारा जो काम वो हम करते रहेंगे, चाहे इसमें जो भी हो जाए, कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं। 7th फ्लीट हमारे तट आते आते वापस चले गए, और पाकिस्तान की कमर तोड़ते हुए 93,000 पाकिस्तानी फौज को बंदी बनाते हुए उस दिन की पूर्व पाकिस्तान, आज की बांग्लादेश, इसको आजाद करवाई थी। तो अभी नहीं है उस तरीके की जज्बा, जोश, हिम्मत, अब सिर्फ नदरत रह गई। आज की जमाने में सिर्फ सोशल मीडिया पे प्रचार में मोदी जी को सराहना करने के लिए गोदी मीडिया की तत्परता, ये हम सब देख रहे हैं। लेकिन सारे दुनिया की निगाहों में हमारी स्थिति दिन पे दिन कमजोर होते जा रहे हैं, और हमारी जो ताकत, वो ताकत को सारे दुनिया के लोग जब मानने लगे थे, तो ट्रंप की रोजाना ये कटाक्ष और मजाक हमें बर्दाश्त नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए जो खड़गे जी कहे हैं बिल्कुल सच कहे हैं, और ये भी तो सच है कि चीन के साथ हमारे अभी जो ट्रेड चल रहे हैं, ये ट्रेड में
हम निजात नहीं कर पाते हैं। चीन से आयात ज्यादा हो रहे हैं और हमारे इम्बैलेंस बढ़ते जा रहे हैं। ये संतुलन नहीं हो पा रहे हैं। चीन हमसे ज्यादा कमा रहे हैं। चीन की सारे कंपनियों को छूट दे दी गई है कि भाई आप आ जाओ, या तुम बिजनेस करो, ट्रेड करो, और हम निर्यात नहीं कर पाते हैं। तो इसमें बैलेंस में, संतुलन में एक बिगड़ाते हुए हालात पैदा हो गए हैं। हम लोग चीन के साथ कैसे लड़े? सरकार इसमें दृढ़ कोई पदक्षेप नहीं ले पा रहे हैं। हमारे ट्रेड इंबैलेंस बढ़ते जा रहे हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड अब देखो, चीन लाभान्वित हो रहे हैं। हो सकता कि चीन को छूट दिए जाते हैं, जबकि लद्दाख में, अरुणाचल में चीन हमारे देश को कमजोर करने के लिए रोजाना कुछ ना कुछ हरकत करते रहते हैं। अरुणाचल की मांग उठाया है चीन फिर दोबारा। इस समय चीन को जब सख्ती से मुकाबला करना चाहिए था, उस समय भी चीन को इस तरीके की खातिरदारी हिंदुस्तानियों को बर्दाश्त नहीं होगी। आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा, जिस तरीके से फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आपने बोला कि फॉरेन पॉलिसी काफी फेल रही है, बांग्लादेश को लेके भी एक मुद्दा सामने आया है कि बांग्लादेश से जो हमारे इंडियंस को वीजा मिलता है, उन्होंने उसको एज ए प्रिकॉशनरी मेजर सिक्योरिटी को लेके उन्होंने बंद कर दिया है। जो वीजा भारतीयों को वीजा देने के ऊपर अब बांग्लादेश की जो है, बांग्लादेश ने रोक लगा दी है। भारत के लोगों को वीजा सर्विसेज को हॉल्ट लगा। देखिए, बांग्लादेश की आज हालत यह है कि कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश का भी चला रहे हैं, और ये जो यूनिस बैठे हुए हैं ना, एक बेकार आदमी है। ये कब भागेंगे ये देखने के लिए मैं इंतजार कर रहे हैं। ये भागना तय है इनके लिए, और धीरे धीरे बांग्लादेश कट्टरपंथियों के हाथ में जा रहे हैं। चिंता की विषय यह है कि जब हमारा पश्चिम प्रांत में हमें पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ टक्कर देने की स्थिति में हम खड़े हुए हैं, उस समय पूर्व प्रांत में हमारी स्थिति नाजुक होने की अंदेशा जरूर है, क्योंकि बांग्लादेश अभी वो बांग्लादेश नहीं रह गई। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, ये तीनों मिलकर हमारे देश की जो पूर्वी प्रांत, जहां 4000 किलोमीटर की हमारी सीमा है, इस सीमा को कमजोर करने के लिए और पश्चिम प्रांत से पूर्व प्रांत में हमारे सुरक्षा को और ज्यादा चुनौती देने की स्थिति पैदा हो गई है। नॉर्थ बंगाल में आप जानते हैं चिकन कॉरिडोर, वो चिकन कॉरिडोर की एकदम बगल कुछ किलोमीटर दूरी में लाल मोनीघाट बोले एक जगह है, एक वहां चीन ने बांग्लादेश को मदद करते हुए एक एयरपोर्ट बना रहे हैं, मतलब एयरफोर्स की एयरपोर्ट बना रहे हैं, ऐसा जनरल एयरपोर्ट नहीं, जहां पाकिस्तान चीन मिलकर बांग्लादेश की जो फौजें हैं उनको हवाई विमान चलाने के लिए पूरा प्रशिक्षण दे रहे हैं। मतलब चिकन कॉरिडोर से महज कुछ किलोमीटर दूरी में ही चीन की मदद से एयरफोर्स तैयार हो रहे हैं बांग्लादेश की, आज की सरकार की, और बांग्लादेश की आज की स्थिति को यही परिणाम हम देख रहे हैं। दूसरी बात, चीन और पाकिस्तान मिलकर बांग्लादेश की नेवी को भी पूरी मदद कर रही है, सबमरीन देने की इंतजाम हो रहे हैं। और बांग्लादेश में जिस तरीके के हिंदुओं पे हमला बोले जाते हैं, हिंदुओं को भी पलायन तय है, और ये हिंदू बांग्लादेश छोड़कर भागे,
इसलिए बांग्लादेश की जो कट्टरपंथियों ने बेलगाम उन पे हमला करते जा रहे हैं। तो यह स्थिति हमारे लिए बड़ा नाजुक बनते जा रहे हैं। बांग्लादेश जैसे हमारे देश की तरफ से हमको पहल करना चाहते हैं, कोई स्टेप हम लेते हैं, तुरंत इसकी बदले में बांग्लादेश की सरकार भी वो स्टेप लेते हमें कमजोर करने की कोशिश करता है। इसलिए बड़े नाजुक स्थिति हमारे फॉरेन पॉलिसी की लिहाज से, एक तरफ बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, हमारे नेबरहुड फास्ट पॉलिसी जो हमारे देश की घोषित पॉलिसी है, नेबरहुड फास्ट। हम ज्यादा यूरोप की बात करते हैं, ज्यादा लैटिन अमेरिका, ज्यादा चले जाते हैं ब्रिक्स में, कहीं कहीं चले जाते हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारा संपर्क, वो संपर्क धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं और बदतर होते जा रहे हैं। ये जरूर हमारे फॉरेन पॉलिसी की एक नाकामयाबी है, फॉरेन पॉलिसी के फेल्यूर है, ये जरूर मानना चाहिए।